हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपकी यूपीएसआई की सीरीज़ में, जिसमें हम सारी मूल विधि के एक एक चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले हमने मोटर व्हीकल एक्ट को कंप्लीट किया था। अब इसमें हम आरटीआई एक्ट को कंप्लीट करेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि पूरा इंग्लिश में होने वाला है। ठीक है, एंड इसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा आपके लिए आज, जो कि ऐसा कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर अभी तक किसी ने भी टीचर ने इंग्लिश में नहीं पढ़ाया है मूल विधि को। तो ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनको हिंदी में समझ में नहीं आता है ज़्यादा, इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैंने आपको सारी सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। वैसे तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आरटीआई एक्ट में काफ़ी बड़ा है ना, फालतू की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, बट मैंने सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और रिपीट होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी पार्ट से आते हैं, सेक्शन से। तो बस आपको जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। ओके भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग से देखते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को रिप्लेस करके 2002 वाले में जो था उसको रिप्लेस करके आया है ये मेरे खुद के नोट से जो मैंने बनाए थे। ठीक है, इफेक्टिव और कब से हुआ? इफेक्टिव हुआ ये 12 अक्टूबर 2005 से इन होल इंडिया। ठीक है, इट कैन बी इन्फोर्स ऑन ओनली गवर्नमेंट एंटिटीज। सिर्फ आरटीआई एक्ट को जो सिर्फ सरकारी कंपनीज, फैक्ट्रीज और जितने भी इंस्टीट्यूट स्टोर्स होते हैं उन्हीं में ही लग सकता है, प्राइवेट में नहीं लग सकता। ठीक है, ये बात आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये बात आपको नोट करनी है। जैसे कि आपको इनकम टैक्स में कुछ जानकारी चाहिए डिपार्टमेंट में, तो आप आरटीआई डाल सकते हो। बट आपको अगर कोई प्राइवेट जगह चाहिए, मान लो आपको चाहिए टाटा कंपनी की पर्सनल डिटेल्स की, इसमें एक या साल में कितना टर्नओवर किया, कितना क्या क्या उसके ट्रांजैक्शन थे, तो वो आपको नहीं मिलेंगी, वो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि प्राइवेट में नहीं डाल सकते, सरकारी में ही डाल सकते हो। ओके, और क्या है इसमें? अवेलेबल टू ओनली इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, सेक्शन 3 कहता है आरटीआई का कि जो आरटीआई पावर है सिर्फ इंडियंस को ही मिली गई है। और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय 2023 के बाद विदेशी नागरिक भी आरटीआई दायर कर सकता है। पहले देखो सिर्फ यह था, सिर्फ इंडियन ही बार डालेंगे, बट 2023 में जो दिल्ली हाई कोर्ट का केस हुआ था उसमें अब विदेशी लोग भी आरटीआई दायर कर सकते हैं। और राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1975 का केस था। इससे राइट टू नो आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए पार्ट में बना था। राइट टू नो ही बाद में चल के राइट टू इन्फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा केस है भाई, इसको ज़रूर से याद करना है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1975 का केस जो था, उससे राइट टू नो का वो बना। अब आपको मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही होगी तो यार मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं भी बाहर हूँ घर से, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड की नॉइज़ आ रही होगी, शोर होता रहता है, स्टूडियो में नहीं हूँ अभी इसीलिए। ठीक है, आरटीआई एक्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर 19(1) एल की कूलवाल वर्सेस जयपुर नगर निगम। एल की कूलवाल वर्सेस जयपुर नगर निगम के केस में आरटीआई एक्ट को एक फंडामेंटल राइट बता दिया, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। आर्टिकल 19 आपको पता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, फंडामेंटल राइट है, तो इसी के 1 के एक ए पार्ट के अंदर आरटीआई एक्ट को डाला गया है। ठीक है भाई, तो ये सब केस इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके एल के कूलवाल और राजनारायण। अगर आप कभी भी प्रीवियस ईयर के देखोगे तो आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, अब देखो आरटीआई लाने के लिए कुछ एफर्ट्स हुए। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आरटीआई का नियम नहीं था, पहले तो ग्लोबली एफर्ट जो हुए उसको देखते हैं। पहले देखो, फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड आरटीआई कौन सी थी? स्वीडन। स्वीडन ने 1766 में आरटीआई की सुविधा प्रोवाइड करी अपने लोगों को, और फिर ये अमेरिका ने करी 1966 में, 200 साल बाद अमेरिका ने करी। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन ने क्या करी? यूनाइटेड नेशन की यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 19। ठीक है, टोटल इसमें आर्टिकल 30 आर्टिकल है यूडीएचआर में। 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया, और इसके यूडीएचआर के आर्टिकल 19 में बोल रखा है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसी में राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी प्रावधान है यूएन के आर्टिकल 19 में ही। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आप आराम से याद कर सकते हो कि जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है, वैसे ही यूएन के पास भी आर्टिकल 19 है सेम काम के लिए। ठीक है,
इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये 1976 में लागू हुआ। इसे इंडिया ने 1979 3 साल बाद ज्वाइन किया। ठीक है, और इसका जो है आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 वो उसमें RTI की बात की गई है। तो आपने 3 चीज़ों के बारे में देख लिया। पहली देखी UDHR, फिर देखा होगा आपने इंटरनेशनल कोवेनेंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और फिर देखा आपने ये अपना ये जो था राजनारायण वाला केस। 3 जगह से RTI का इस्टेब्लिशमेंट देख ली। आगे देखते हैं हम। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन 28 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, ये डेट आपको लिख लेनी चाहिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, ऐसे आप देखते रहिए। अब ये तो हमने ग्लोबली इफेक्ट्स देख लिए। ठीक है, अब इंडिया के अंदर कौन कौन से इफेक्ट देखते हैं। तो पहला है कोर्ट इफेक्ट्स। ये 4 केस हुए थे जिसकी वजह से RTI आ पाया है। पहला था राजनारायण वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ UP 1975 में। ठीक है, दूसरा प्रभा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981 में, ये भी, और जिसके टाइम जस्टिस PN भगवती थे। ठीक है, चीफ जस्टिस PN भगवती थे। और ये किसके लिए फेमस है, ये PIL के लिए फेमस है। भारत में PIL लाने का क्रेडिट इन्हें दिया जाता है। PIL की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और चौथा है LK कुलवाल वर्सेस जयपुर MCD जयपुर नगर निगम 1986। तो ये चारों केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है भाई, इनको अच्छे से रट लीजिए। और कुछ सिविल सोसाइटी के एफर्ट्स, ये तो कोर्ट के एफर्ट थे, अब थे सिविल सोसाइटी के एफर्ट्स। तो पहला था मजदूर किसान शक्ति संगठन 1987 में, इसने भी आंदोलन किया था RTI को लाने के लिए। 1996 में सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय कैंपेन किया गया इन राजस्थान अजमेर में। ठीक है, और NCPRI नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट्स नाम की कैंपेन स्टार्ट करी गई थी मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा 1987 में। ये बुक याद कर लीजिए भाई। अब तीसरे एफर्ट हमने 2 देख लिए, अब देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी लाने के लिए। तो 1977 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने एक ग्रुप बनाया टू अमेंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 था पहले, उसको अमेंड किया मोरारजी देसाई की सरकार ने 1977 में। ठीक है, 1990 में VPC ने एडेड RTI टू इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो होता है उसमें RTI को डाल दिया। मैनिफेस्टो एक तरीके का वो होता है जो है चुनावी पत्र, जिसमें वो बोलते हैं पार्टीज़ वाले कि जब अगर हम जीत जाएंगे तो हम क्या क्या करके देंगे आपको, तो वही होता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर हम जीत गए तो RTI ला के देंगे VPC ने। और फिर 1977 में 7 साल बाद तमिलनाडु में पहला स्टेट बना जिसने RTI को अपने राज्य में लेके आया, और दूसरा स्टेट बना गोवा। ठीक है, अब RTI में क्या रहता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, आपको मान लो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके ग्राम के प्रधान ने के पास कितना पैसा आया सरकार से और उसने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, है ना। तो आप RTI डालोगे पंचायत में, ऑनलाइन डालोगे अपने फ़ोन से, और जो है फिर वो आपको रिप्लाई देंगे, पूरा रसीद वगैरह देंगे बनाकर। तो आप ऐसा करके देख सकते हो। थोड़ी सी फीस ली जाएगी, मतलब जो है 15 रुपये ली जाती फीस, 15 रुपये में पड़ जाएगी। बट अगर आप SC ST हो तो आपकी फ्री पड़ जाएगी। ठीक है, और फिर चौथा था 1997 में भी जस्टिस सावंत प्रेस काउंसिल चेयरमैन ड्राफ्टेड RTI लॉ, RTI के कानून बना दिया जस्टिस सावंत ने। ठीक है, ये थे गवर्नमेंट के एफर्ट्स। अब देखते हैं RTI के बाद। RTI एक्ट ये किसने कब पास किया, लोकसभा ने कब पास किया 11 मई 2005 को। राज्यसभा ने कब किया 12 मई 2005 को, एक दिन बाद राज्यसभा ने पास किया। प्रेसिडेंट ने कब किया 15 जून 2005 को। और फोर्स में कब लागू कब हो गया 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हो गया। ये चारों डेट याद करना भाई, 11, 12, 15, 12, 11, 12, 15, 12। और सब जो है इस साल सब में सेम ही है 2005, बट महीना थोड़ा सा लोकसभा राज्यसभा का सेम है। प्रेसिडेंट कब जून और फिर अक्टूबर। ट्रिक से याद कर लेना इसको, तो आपको जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। अब RTI एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखो टोटल 6 चैप्टर है। सेक्शन 31 सेक्शन है और 2 शेड्यूल है।
और इसको अमेंड कब किया था तब, तो 2013 में अमेंड किया, 19 में अमेंड किया, 23 में अमेंड किया। ठीक है, तो हम सारे सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, 31 के 31 पढ़ना काफ़ी टफ हो जाएगा, आप इतने याद भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ ओनली इम्पोर्टेंट वाले पढ़ेंगे। जल्दी देखते हैं। तो पहले सेक्शन चैप्टर 1 पे आते हैं। चैप्टर 1 में सेक्शन 1 आता है जो प्रीलिमिनरी की बात करता है। प्रीलिमिनरी में 3 चीज़ें आती हैं, एक्सटेंट, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, और डेट ऑफ इफेक्ट। एक्सटेंट इसका ऑल इंडिया, शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं RTI, और डेट कब से लागू हुआ, तो कब से लागू हुआ था, तो मैंने आपको डेट बता रखी थी इसकी, 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। ठीक है, 12 अक्टूबर। ऐसी सेक्शन 2 का F, ये वाला इम्पोर्टेंट है, बाकी क्यों इम्पोर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने वाटर दिए। 2 का F देखो, क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन क्या है, एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, डॉक्यूमेंट, मेल, एडवाइस, ओपिनियन, सर्कुलर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, EVM, इन्फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट बॉडी एक्सेसिबल बाय पब्लिक अथॉरिटी। ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डॉक्यूमेंट में, मेल की फॉर्म में, सर्कुलर हो सकता है ना, तो आप कुछ भी मांग सकते हो। ये F के बाद आता है H में क्या है, पब्लिक अथॉरिटी बताई गई। पब्लिक अथॉरिटी कौन होती है, जो पब्लिक की के लिए बनाई गई होती है, एक तरीके की सरकारी संस्थाएं, जैसे कि पता ही होगा आपको सरकारी संस्थाएं। फिर दो का J में आ जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या बोलते हैं, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड राइट्स टू। आप जो है कौन सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी संस्था से। इन टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, किसी भी रिपोर्ट मटेरियल का सैंपल ले सकते हो, सर्टिफाइड, मोहर लगा हुआ। इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मांग सकते हो, ईमेल वगैरह, डिजिटल फॉर्म में PDF मांग सकते हो। इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड फोटोकॉपी, किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, रिकॉर्ड्स, काम का वर्क कुछ मांग सकते हो। ठीक है, ऐसे ही 2 का N, ठीक है, 2 का N क्या बोलता है, एक्सप्लेन थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो टू द पब्लिक अथॉरिटी। इसमें थर्ड पार्टी की डेफिनेशन दे रखी है। थर्ड पार्टी कौन होता है, ए पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो इंक्लूड द पब्लिक अथॉरिटी। मान लो ये बंदा है एक, और ये पब्लिक अथॉरिटी है, इसने इससे इन्फॉर्मेशन मांगी, तो ये तीसरा बंदा होएगा, वो थर्ड पार्टी होगा। सेक्शन 4 देखते हैं अब। सेक्शन 4 क्या कहता है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल, सारी पब्लिक अथॉरिटी क्या क्या करना पड़ेगा। फोर्थ के A और C में तो देखो बात एक ही है, उसको मैंने एक ही में लिख दिया। क्या, मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड पब्लिक फैक्ट्स और मेजर पॉलिसीज डिसीजंस अफेक्टिंग पीपल। जितने भी संस्था के डिसीजन लेते हैं, जितनी भी नई पॉलिसीज आती है, चेंजेस आती हैं, योजनाएं लॉन्च होती है, सबको डिटेल फॉर्म में स्टोर करके रखना पड़ेगा, सिक्योर करके। ठीक है, अरे सॉरी गाइस, वीडियो बंद हो गई थी, तो चलो ज़रा दोबारा से देखता हूँ। तो वही है कि फोर्थ का A और C मैंने बता दिया था। B वाला कहता है फोर्थ का कि सारी इन्फॉर्मेशन को 120 के दिन के अंदर पब्लिश करना पड़ेगा और हर साल अपडेट करना पड़ेगा, ईयरली, फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005 के बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सबको हर साल अपडेट किया जाएगा और 120 दिन के बाद पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि 4 का 2+2 कहता है, शो मोटो पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स पर इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करोगे पब्लिक के सामने। ठीक है, जैसे आप देखते होगे कोई भी वेबसाइट है, SSC, UPSC, ये सब अपनी वेबसाइट में नोटिस डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वही है, ये इसी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए नोटिस डाल रहे हैं वेबसाइट पर पब्लिक में, वरना कोई नहीं डालता है। ओके, इसीलिए बनाया गया था ये कानून। सेक्शन 5 देखते हैं। तो सेक्शन 5 कहता है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन 100 days डेजिग्नेट एज मैनी ऑफिसर्स। सेक्शन 5 कहता है, जितनी भी सरकारी अथॉरिटी है सबको 100 दिन के अंदर कुछ ऑफिसर्स को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ऑफिसर्स को पोस्ट बनानी पड़ेगी। कौन सी ऑफिसर की, CPIO और SPIO की। CPIO क्या होता है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, SPIO क्या होता है स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये दोनों हर डिपार्टमेंट के बनाए जाएंगे भाई,
जो हर डिपार्टमेंट की को अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे। जैसे कि आपको मान लो PNB बैंक से इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी एक बंदे की नहीं, मान लो PNB की चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक में आज एक साल में कितने खाते खोले गए, कितने अकाउंट्स बंद हुए। तो ये आप डालोगे रिक्वेस्ट PNB में, PNB का जो होगा CPIO उसके पास जाइए, वो PNB से इन्फॉर्मेशन निकाल के ला के आपको देगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ऐसे ही आगे देखते हैं ज़रा। तो एट स्टेट लेवल पे क्या होता है? स्टेट लेवल पे CAPIO और SAPIO होता है। सेंट्रल लेवल पे CPIO SPIO होता है। इसमें क्या होता है? सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, इसमें असिस्टेंट होता है और इसमें असिस्टेंट नहीं होता, इसमें सीनियर होता है। ठीक है, स्टेट लेवल पे CAPIO और SAPIO, सेंट्रल पे ये। इसको बार बार रिपीट करते रहिए ना, वीडियो को 10 सेकंड बैक करके दोबारा सुन लीजिए बात को, ताकि तभी आपको अच्छे से दिमाग में बात बैठ जाए आपके। ठीक है, ये सेक्शन 5 हो गया। अब सेक्शन 6 देखते हैं, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की रिक्वेस्ट। 6 का 1 कहता है एनीवन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर दिस कैन रिक्वेस्ट इन एनी लैंग्वेज। तो आप इन्फॉर्मेशन को किसी भी भाषा में मांग सकते हो, तमिल में मांग सकते हो, तेलुगु में मांग सकते हो। ठीक है, और 6 का 2 कहता है कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। नो रीज़न इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्वेस्टिंग द इन्फॉर्मेशन, यू डोंट हैव टू टेल द रीज़न वाई यू आर रिक्वेस्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन। ओके, सेक्शन 7 देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो MI लिखा है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, RTI रिप्लाई। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज। अगर आप RTI डालते हो तो 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी की ये चीज़ आपको याद करनी है, लाइव RTI का रिप्लाई मिनिमम कितने दिन के अंदर आना चाहिए? मैक्सिमम 30 दिन के अंदर। और अगर किसी लाइफ इन लाइबिलिटी, किसी की जान से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो जिससे उसकी जान बच सकती है या जा सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको 48 घंटे के अंदर प्रोवाइड करी जाएगी, लगभग 2 दिन के अंदर कैसे भी करके प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, अच्छे से समझ ले उसको। और नो फीस फ्रॉम BPL, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के पर्सन होंगे उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। जो थोड़े अमीर लोग होंगे उनसे 15-20 रुपये ली जाएगी। ये हो गया 7 का 1 सब क्लॉज। अब उसका 2 देखते हैं, तो वो कहता है और रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्वियसली कम्युनिकेट। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को, RTI की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, तो उसे बताना पड़ेगा रीज़न ऑफ रिजेक्शन, कि आपकी क्यों रिजेक्ट किया गया है। अपील बताना पड़ेगी कि क्या अपील डालनी है, कैसे डालनी है। और अपीलेट अथॉरिटी बतानी पड़ेगी कि अपील अब वो कहाँ पर डाले। अपील क्या होता है बेसिकली? अपील एक तरह की रिक्वेस्ट होती है। जैसे कि आपने जो है रिक्वेस्ट डाली CPIO को, CPIO ने आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, पर आप सेटिस्फाई नहीं हो उसके आंसर से, तो आप अपील डालोगे। अब कहाँ? इससे ऊपर डालोगे, आप डालोगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने आपको जवाब दे दिया, अगर आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं तो फिर से आप अपील डालोगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये होती है अपील, यानी दोबारा डालना रिक्वेस्ट को। इफ़ PIO neither gives information nor reject your request, then it is considered as deemed rejected। अगर जो PIO होता है आपकी इन्फॉर्मेशन को ना रिजेक्ट करता है और ना ही आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो इससे डीम्ड रिजेक्टेड माना जाएगा ऐसी रिक्वेस्ट को। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ PIO said that the requested information has been lost or destroyed, if he is liable to get the punishment of imprisonment up to 5 साल और the survey fine और both। अगर CPIO कहता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो खो गई है या कि डिस्ट्रॉय हो गई है, जल गई है, चुर गई है फाइल वो, तो उसे कम से कम 5 साल की जेल मिलेगी या 10,000 रुपये का फाइन मिलेगा या दोनों मिलेंगे। ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अपनी कॉपी नोट्स बना के लिख लो। अब सेक्शन 8 देखते हैं, एग्जाम्पशन फॉर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। कुछ टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाएगी, तो वो कौन सी होती है? सेक्शन 8 में दे रखी है। कुछ टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाएगी, जैसे कि 8 के 1 का A बोलते हैं, सेक्शन 8 के 1 का सब क्लॉज A बोलता है इन्फॉर्मेशन डेट अफेक्ट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, स्ट्रेटेजिकली, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है,
ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भारत की सोवरेनिटी, अखंडता, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं रिस्क में डाल रहा है, चैलेंज कर रहा है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। ब्रीचेस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को, डेकोरम को डिस्टर्ब कर रहा है तो तब भी आपको नहीं बताई जाएगी। ठीक है, ये वाला सी के अंदर है, सी के अंदर है। ठीक है, ये वाला फॉरबिडन बाई कोर्ट और लेड टू कॉन्टेम्प्ट, ये बी में है। ठीक है, बी वाला है। अगर किसी कोर्ट ने मना कर रखा है बताने में, फिर भी आप मांग रहे हो, तो कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, यानी कि कोर्ट की बात को आपने नहीं माना। ठीक है, तो ऐसी बात भी नहीं बताई जाएगी। जैसे कि आपसे मान लो पूछा गया है कि आप पूछ रहे हो आरटीआई में किससे, आईबी से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से पूछ रहे हो कि भाई हमारे कौन कौन से जासूस हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, उन सब के नाम बताओ हमें, उन सब का फ़ोन नंबर बताओ, एड्रेस बताओ, है ना। तो ऐसे में क्या बताऊँ आपको, वो ये इन्फॉर्मेशन बताएंगे? क्या वो देश के लिए ख़तरनाक नहीं है कि आपने अगर वो इन्फॉर्मेशन कहीं दूसरे देश के आतंकवादियों को बता दी कि हमारा जासूस पाकिस्तान में इस जगह है, उसका ये फ़ोन नंबर है, लोकेशन ये है, तो ख़तरा नहीं हो जाएगा उसके लिए? तो भाई इसीलिए ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है, ये बिल्कुल सही भी है। ऐसे ही इसका डी वाला क्या कहता है, कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हार्मिंग थर्ड पार्टी, कोलगेट के दांत, ये मैंने कैसे से लिखा है, देखो क्या है। ऐसी चीज़ें भी नहीं बताएगी जो किसी कंपनी के सीक्रेट को बता रही हो। जैसे कि आपने मैगी कंपनी से पूछा कि भाई आप मैगी में ऐसा कौन से मसाले में उसका चीज़ डालते हो कि वो अच्छी इतनी टेस्टी लगती है। या फिर आपने कोलगेट से पूछा कि आपके कोलगेट पे कौन सा कितना नमक रहे कि उससे दांत साफ़ हो जाते हैं, कितनी लौंग है, इलायची है। तो ऐसे सीक्रेट में कोई आपको नहीं बताएगा। ओके भाई। और एफ में क्या है, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गुड गवर्नमेंट, विदेशी सरकार से अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कॉन्फिडेंशियल, तो वो भी हम आपको नहीं बताएंगे। आई में दे रखा कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, ऑफिशियल डिलीगेशन, मंत्री के कागज़ जो होते हैं संसद, लोकसभा वगैरह के इन्फॉर्मेशन, बिल वगैरह, वो भी नहीं बताए जाएंगे। जे होता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्सनल मैटर्स व्हिच हैज नो लिंक टू रूलिंग अथॉरिटी और इंटरेस्ट एक्सेप्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल मैटर नहीं बताए जाएंगे जो पब्लिक एक्टिविटी इंटरेस्ट से जो है एक्सेप्शन है। मान लो आपने पूछना, however if the competent authority believe that disclosing it serves a larger public interest then it can be shared, बट अगर पब्लिक अथॉरिटी को लगता है, जो हमारा ऑफिसर है, कि ये इन्फॉर्मेशन बताकर हम देश का कुछ भला कर सकते हैं, देश के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, तब उस केस में वो बताई जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं। जैसे कि आपने पूछा कि विजय माल्या का कितने बच्चे हैं और वो कहाँ पर रहता है, विजय माल्या के बारे में पूछा जानकारी। ठीक है, वैसे तो ये हो गया कि वो पर्सनल डिटेल नहीं बताएंगे, बट अगर हमें चाहिए कि उसे पकड़ना है, हमें इतना पैसा लेके भाग गया है, तब उसे लगता है तो ये बताना सही रहेगा, तो वो बता देंगे। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ई वाला कहता है वैश्वासिक नातेदार, डॉक्टर क्लाइंट, डॉक्टर मरीज, क्लाइंट वकील। ई वाला कहता है वैश्वासिक नातेदार का मतलब है डॉक्टर मरीज की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताएगा, वकील क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताएगा। ऐसी कोई जो रिलेशनशिप होती है, सिर्फ इन दोनों की नहीं और भी लोगों की होती है, तो वो किसी को नहीं बताई जाएगी। ठीक है, जीवन होता है जीवन, किसी की जीवन से संबंधित चीज़ें नहीं बताई जाएगी किसी को। ये तो होगी, सही है सारी चीज़ें। अब 8 का सब क्लास 1 देखते हैं, तो उसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन नॉट डिनाइबल टू पार्लियामेंट स्टेट लाइसेंस कैन नॉट बी डिसाइड टू एनी पर्सन। ठीक है, 8 का सब क्लास 2 कहता है इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज्ड इफ पब्लिक इंटरेस्ट ओवरवेट्स हार्म। इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी अगर पता चलता है कि पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेट हार्म, उसे बताने में हार्म से ज़्यादा है पब्लिक का इंटरेस्ट, पब्लिक को ज़्यादा फ़ायदा होगा उसे बताने से, तो बता दी जाएगी उस केस में। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 8 का 1 क्लॉज ABC टू बी गिवन 20 ईयर ओल्ड ओनली।
एक्सेप्ट क्लोज ए सी और आई, ए सी जो आई और में पढ़े थे लाइक ये वाला ए या सी और ये वाला आई, इन तीनों को छोड़ के जितने भी हैं उनको बता दिया जा सकता है, ठीक है। बट टू बी गिवन 20 ईयर्स ओल्ड ओनली, बस सिर्फ 20 साल पुरानी भी जानकारी दी जाएगी, उससे पुरानी नहीं दे पाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट के पास सुरक्षित तो पूरा रहता है, 50 साल पुराना भी होगा उनके पास डेटा, बट वो आपको बताएंगे सिर्फ 20 साल पुराना ही, ठीक है। अब देखते हैं अगली, तो सेक्शन 9 देखते हैं हम, 8 बार हमने पढ़ लिया, 9 देखते हैं। तो 9 क्या है, रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन बेसिस ऑफ कॉपीराइट इशू। अगर कॉपीराइट इशू की वजह से आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, जैसे कि आपने किसी कॉपीराइट ऑब्जेक्ट की मांग ली डिटेल्स और आपने वो उसे यूज़ करना चाहा, तो उस टाइम में इस केस में भी आपको रिक्वेस्ट नहीं दी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 10 कहते हैं टू बी गिवन दैट पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सेप्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर दिस एक्ट विच डज नॉट कम अंडर द एक्सेप्शन। जैसे कि मान लो एक बुक है, ठीक है, बुक से एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक बुक में कुछ पेज हैं, ठीक है, जो कि कॉपीराइटेड है, जो पेज की इन्फॉर्मेशन बताना हम बता नहीं सकते, बट कुछ पेज हैं जिसको हम बता सकते हैं, तो हम जो बता सकते हैं जिस पेज को पब्लिक है, तो उसको पेज की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, जिसकी पब्लिक नहीं बता सकते उसकी नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही कहता है सेक्शन 210 वाला कि सिर्फ वही पार्ट देंगे इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेप्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर है, वो तो नहीं देंगे, और जो है वो नहीं दे देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं पृथकीकरण। आप समझ रहे हो कि सब चीज़ों को, काफ़ी आसान चीज़ें हैं, ठीक है भाई। इसको रफ कर देते हैं ज़रा। ऐसे ही सेक्शन 10 और 9 देख लिया, अब 11 देखते हैं। तो इसमें क्या आर्ट रिलेटेड टू थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, मान लो CPIO से, जैसे कि आपने मांगा, मान लो ये आप हो, ठीक है, ये CPIO है, ये कोई और व्यक्ति, मान लो ये अडानी ले लो, ये थर्ड पार्टी है। आपने CPIO से पूछा कि अडानी के पास कितना पैसा है, सब कुछ बताओ मुझे। CPIO ने अडानी के पास गया, अडानी से पूछा कि आपका पैसा पूछ रहा है एक आदमी, क्या हमें उसे बताएं। तो अडानी ने अगर कह दिया हाँ भाई बता दो, तो ये अडानी से इन्फॉर्मेशन अपनी देगा कि मेरे पास कितना पैसा है, और ये आपको बता देंगे। बट अगर अडानी कहीं कि नहीं बताओ, तो ये आपको मना कर देंगे, सीधे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये रहता है इसमें थर्ड पार्टी के बारे में, ये भाई बताया RTI SPIO 5 दिन के अंदर। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है, ये जो है PIO अडानी से 5 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मांग कर रिप्लाई मांगेगा। देनी है तो हाँ, नहीं देनी है तो ना, ठीक है। और ये जो है इसका अडानी कब तक रिप्लाई दे सकता है, ये मिनिमम 10 दिन के अंदर रिप्लाई देगा और मैक्सिमम 40 दिन के अंदर रिप्लाई देगा, ठीक है। मना भी कर सकता है, हाँ भी कर सकता है, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर 3 यहाँ पे आ गया है, चैप्टर 2 हो गए, चैप्टर 3 पे आते हैं। तो इसमें क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करी गई है। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, RTI एक्ट 2005 के द्वारा गठित करी गया है, तो और ये ऑटोनोमस है, ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कौन से चैप्टर में आता है, सेक्शन 3 में, और चैप्टर 4 में क्या आता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन चैप्टर 4 में, सेंट्रल वाली चैप्टर 3 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ज़रूर से याद कर लो इसको। अब देखते हैं ज़रा, तो देखो CIO SI और SIC, इनको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इनके बीच में डिफरेंस देखो। सेक्शन 12, 13, 14 ये CIC के लिए, सेक्शन 15, 16, 17 ये SIC के लिए। 12 में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई, कॉन्स्टिट्यूट के एक दोनों कैसे बनेंगे, कौन कौन इनके मेंबर्स को अपॉइंट करेगा। इसके 13 और इसका 16, इसमें दोनों के टेन्योर की बात करी गई कि कितने साल तक ये बने रहेंगे। और ऐसे इसका 14 और इसका 17, इसमें इनके रिमूवल की बात करिए कि इनके लोगों को कैसे निकालेंगे, ये जो है। तो ऐसा देख सकते हो आप, CIC से SI में जाने के लिए आपको +3 करना पड़ेगा। 12 में 3 जोड़ा 15, 13 में 3 जोड़ा 16, 14 में 3 जोड़ा 17, ऐसा, ठीक है। तो CIC के बारे में पहले बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा ये। इसमें एक CIC होगा मैक्सिमम एक, ठीक है, और मैक्सिमम 10 अदर CIC होंगे, 10 अदर छोटे छोटे और एक CIC बड़ा सबसे बड़ा है। उसको अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में कौन कौन होगा, एक प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे।
इन तीनों की सिफारिश पे किसी भी व्यक्ति को CIC बना दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC का। अब इस SIC की बात करें तो SIC के लिए भी एक SIC होगा, अदर छोटे छोटे SIC होंगे। इसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी। उसमें कौन होगा? अब पहले देखो, इसे CIC को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, बट SIC को अपॉइंट करता है गवर्नर। ये राज्य के लिए होता है ना, इसलिए गवर्नर करता है। इसकी कमेटी में होगा एक, पहले तो CM होगा, PM की जगह CM कर दो, अपोजिशन लीडर को एज रहने दो, विपक्ष का नेता, और कैबिनेट मिनिस्टर की जगह अन्य मंत्री डाल दो, राज्य का कैबिनेट मंत्री। ठीक है, सेम टू सेम है एकदम बस। ठीक है, अब देखते हैं टेन्योर के बारे में बात करते हैं दोनों के। तो टेन्योर क्या रहता है? CIC का टेन्योर रहता है 5 साल 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। मैक्सिमम 3 साल 65 वर्ष थी, ये तो पहले थी 5 साल 65 वर्ष। ठीक है, अब जो है अब कितनी है? 3 साल 65 वर्ष ड्यू। कैन नॉट भी रिपोर्ट नहीं कर सकते इसको। एक बार अगर कोई CIC के रूप में काम कर चुका है तो उसे दोबारा CIC नहीं बनाएंगे हम। ठीक, और सेम फॉर SIC, इसमें भी 3 साल 65 वर्ष उम्र है। नॉट अलाउड फॉर री इलेक्शन नहीं होगा इन लोगों का। ये देख लिया। अब देखते हैं चैप्टर 5 के बारे में कितना है अभी तो चलो, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। ये एक पार्ट रह गया है इसका। चैप्टर 5 देखते हैं ज़रा। तो चैप्टर 5 का सेक्शन 18 क्या बोलता है? पावर एंड फंक्शंस ऑफ CPIU SPIU। सेक्शन पावर CPIU और SPIU की पावर और फंक्शन बता रखे हैं। ठीक है, सेक्शन 19 में बताई रखी अपील कैसे होती है? 2 टाइप की होती है। फर्स्ट अपील क्या होती है? सीनियर ऑफ CPIU SPIU 30 दिन के अंदर, रिप्लाई भी 30 दिन के अंदर या मैक्सिमम 45 दिन के अंदर। सेकंड अपील होती है इफ नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स फर्स्ट अपील टू CPIU SPIU दिन के अंदर डिसीजन बाइंडिंग। देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। आपने पहले अपील डाली, पहले आपने गए CAPIU के पास। ठीक है, इसने आपकी रिक्वेस्ट नहीं डाली, मानी, तो आपने पहली अपील डाली किसके पास? CPIU के पास। इसके आंसर सेटिस्फाइड नहीं तो आपने दूसरी अपील डाली। दूसरी अपील कहाँ डाली? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बाद CIO के पास। इससे भी नहीं माने तो आपने कहाँ गए? हाई कोर्ट पे गए। इससे भी नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट पे गए। तो सबसे पहले कहाँ गए? CAPIU के पास, असिस्टेंट वाले के पास। फिर गए डायरेक्ट CPIU के पास। फिर गए इसके भी जो बड़ा है CIO के पास। ठीक है, और क्या है रिप्लाई? देखो आप 30 दिन के अंदर जाओ, आपको अपील जो है मिनिमम 30 डेज के अंदर डालनी है। रिप्लाई भी 30 दिन के अंदर ही मिलेगा, मैक्सिमम 45 दिन के अंदर भी मिल सकता है। सेकंड अपील करोगे तो उसमें आपको मिनिमम 90 दिन के अंदर डालनी चाहिए। और इसके बाद जो डिसीजन आएगा CIO का वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा, वो आपको मानना ही पड़ेगा। बट अगर आप नहीं मानना चाहते हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रेट्स जारी करेगा। रेट्स आपको पता ही होगी, हाई कोर्ट की 226 और सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 के तहत रेट्स होती है 5 तरह की। ठीक है, समझ में आ गई अच्छे से। अब सेक्शन 20 देखते हैं। तो उसमें क्या है? पेनल्टीज की बात करेंगे। पेनल्टी 250 रुपये से 25,000 पर डे और 5 साल पनिशमेंट फॉर लॉस ऑफ फाइल, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड इंटेंशनली। अगर पता चलता है केस में है, जब अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गए तब वहाँ पता चलता है कि जो CPIU या CAPIU था, इसने आपको इन्फॉर्मेशन जानबूझकर नहीं दी, जानबूझकर फाइल को गायब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया या डेटा को डिलीट कर दिया, तो इस पर 250 रुपये से लेकर 25,000 पर दिन का पेनल्टी लगेगी। 5 साल तक की इसे जेल होगी। ठीक है, तो और हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर 30 दिन के बाद भी ये लोग आपका रिप्लाई नहीं करते हैं टेम है ना, तो इन पर क्या करता है? डेली फाइन चढ़ता है। 31वें दिन इन पर फाइन लगता है, 32वें दिन में फाइन लगता है, 33वें दिन भी इनके फाइन लगता है, इसलिए ये देनी पड़ती है। एक बार मैंने भी डाली थी, जो है कहीं पता नहीं किस में डाली थी, PNB में डाली थी मैंने, तो उन्होंने फिर 30 दिन के अंदर ही रिप्लाई दिया था। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो
ठीक है, अगला देखते हैं। अब चैप्टर 5 देख लिया अपने, अब देखते हैं चैप्टर 6। मैंने सिर्फ ऊपर की जो है इस RTI की ऊपर की क्रीम जो होती है टॉप की, वही बता रहा हूँ आपको। इससे ज़्यादा अच्छा कहीं आपको नहीं पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर। आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सेक्शन चैप्टर 6 में आता है सेक्शन 21 में क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। और सेक्शन 22 क्या कहता है, ओवरराइड इफेक्ट ऑफ RTI विल बी मोर पावरफुल। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ टेकन इन गुड फेथ और ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ RTI। सेक्शन 22 हो गया। सेक्शन 23 का होता है, नो कोर्ट शैल अंडरटेक एनी सूट अगेंस्ट एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट। सही है। सेक्शन 24 देखते हैं, दिस एक्ट नॉट टू अप्लाई द टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन गिवन इन सेकंड शेड्यूल में जो ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है उस पर ये RTI एक्ट लागू नहीं होगा, बट इन केस ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केस में भी लग सकता है। प्रोवाइडेड 45 दिन के अंदर आपको डाल सकते हो RTI करप्शन और ह्यूमन राइट केस में। बाकी आप इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो। कौन कौन सी है वो सेकंड शेड्यूल में ऑर्गेनाइजेशन, IB, RAW, ED, NCB, CABF, आसम राइफल, DRDO, SPG, इसरो, ऐसी जो हमारी जो है देश के लिए इम्पोर्टेंट संस्थाएं, उनसे नहीं बात करते हो। बट आपको लगता है कि किसी वैकेंसी में भर्ती में करप्शन हुआ है तो तब उसके इसमें आप डाल सकते हो ऐसा। ठीक है, और लास्ट वाला आर्टिकल कौन सा है, सेक्शन 31 वाला, रिपील फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को खारिज करके RTI एक्ट लागू कर दिया गया। और ये आपका RTI एक्ट समाप्त हुआ भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इससे अगर पहले अपने जो मोटर व्हीकल एक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आकर ज़रूर से देख लीजिए। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको UPSI की मॉक टेस्ट देने हैं कि वो कैसे दिए जाते हैं तो मॉक टेस्ट की अब फिर लिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने एक ऑल बोर्ड टेक्स्ट बुक के सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करे हैं, उनसे आपको स्ट्रैटेजी सीख सकते हो कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है जो टॉपर अप्लाई करते हैं। ओके भाई, बाय।